रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनीज फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। सबसे पहला सेक्शन 248 आता है। इसमें आता है रजिस्ट्रार के पास स्यू मोटो पावर है इफ़ इट हैज़ अ रीजनेबल कॉज टू बिलीव कि बिजनेस कमेंस नहीं हुआ है कंपनी का फ्रॉम 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, या फिर कंपनी इज़ नॉट कैरिंग ऑन बिजनेस फॉर द पास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स एंड हैज़ ऑल्सो नॉट अप्लाइड फॉर बीइंग अ डॉर्मेंट कंपनी अंडर सेक्शन 455। सब्सक्राइबर्स ऑफ एमओए जो थे एट द टाइम ऑफ सब्सक्रिप्शन पेमेंट नहीं किए हैं, सब्सक्रिप्शन का एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन सब्सक्रिप्शन का पेमेंट नहीं किए हैं, एंड वो लोग डिक्लेरेशन टू दिस इफेक्ट भी फाइल नहीं किया कंपनी, एंड 180 डेज फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन हो चुका है। एंड कंपनी के ऊपर एक तो फिजिकल वेरिफिकेशन किया था रजिस्ट्रार, उसमें पता चला कि कंपनी बिजनेस ऑपरेशंस कैरी ऑन नहीं कर रही है। इन चारों में से कुछ भी एक सेटिस्फाई हो जाता है तो हम लोग मान लेंगे कि रजिस्ट्रार के पास रीज़नेबल कॉज है, ये मतलब रीज़नेबल कॉज है रजिस्ट्रार के पास अगर इन चारों में से कुछ भी एक बिलीव करने का, तो फिर वो स्यू मोटो अपना एक्शन ले सकता है। वो एक्शन क्या करेगा, वो नोटिस देगा किसको, कंपनी एंड डायरेक्टर्स को, एंड पब्लिश करेगा इन द ऑफिशियल गैजेट। ठीक है, कंपनी एंड डायरेक्टर्स को करेगा एंड ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करेगा, एंड जो कंपनी और डायरेक्टर्स हैं उनको अपना रिप्रेजेंटेशन विद इन 30 डेज देना पड़ेगा टू द आरओसी। अब क्या होता है, कंपनी का रिमूवल रजिस्ट्रार यहाँ पे तो स्यू मोटो किया। अब नेक्स्ट में आता है कि रजिस्ट्रार किसी से एप्लीकेशन आया है रजिस्ट्रार को तब कर रहा है, और वो कौन है जो अप्लाई करेगा, वो कंपनी खुद अगर एप्लीकेशन दे रही है रजिस्ट्रार को फॉर रिमूवल ऑफ इट्स नेम, तो उस केस में क्या होगा, कंपनी सबसे पहला ग्राउंड्स क्या हो सकता है, ग्राउंड्स वही जो चार्ट तो अपने अभी पढ़े थे उनमें से कोई एक ग्राउंड होगा। क्या क्या था, बिजनेस कमेंस नहीं हुआ है, 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो चुका है, प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर में वो अपना बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर रहा था, एंड 455 में डॉर्मेंट कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए भी अप्लाई नहीं किया, सब्सक्राइबर्स टू एमओए सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे नहीं किया इनकॉर्पोरेशन पे, एंड 180 डेज हो चुका है इनकॉर्पोरेशन को, एंड उसके लिए कोई डिक्लेरेशन भी कंपनी फाइल नहीं की है, एंड फोर्थ था अपना कंपनी इज़ नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस, फिजिकल वेरिफिकेशन से पता चला है आरओसी को। इन चारों में से कोई भी ग्राउंड हुआ, एंड जो कंपनी है उसको अपनी अगर कोई स्पेशल एक्ट के अंडर गवर्नड है तो उसको अपने रेगुलेटर का भी, रेगुलेटिंग बॉडी का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा, सारी लाइबिलिटीज़ को एक्सटिंग्विश करना पड़ेगा, एंड शेयर होल्डर रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन शेयर होल्डर्स का पास करवाना पड़ेगा, या फिर 75% ऑफ द कैपिटल होल्डर्स का असेंट चाहिएगा अगर शेयर होल्डर वाली कंपनी नहीं है तो। फिर अगर कंपनी ये सब कंडीशंस मीट कर जाती है तो मतलब अल्टीमेटली क्या कंडीशंस रहेगा, पहले 4 और अभी यहाँ पे 3, तो टोटल में 7 कंडीशन, वो 4 में से कोई एक होना चाहिए, बाकी ये जो 3 है ये तीनों होने चाहिए सेटिस्फाइड। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बताते हैं कि आरओसी जो है वो पब्लिक नोटिस इशू कर देगा, पब्लिक नोटिस इशू करने से इशू करेगा वो थ्रू ऑफिशियल गैजेट। रिमूवल ऑफ नेम के लिए सेक्शन 8 कंपनीज खुद अप्लाई नहीं कर सकती, आरओसी उसको रिमूव कर सकता है 8 कंपनीज पे। नेक्स्ट इसमें बताते हैं क्या, रिमूवल ऑफ नेम ऑफ द कंपनीज फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। कंडीशंस क्या रहेगा, कंपनी रिमूव कब हो जाएगा नेम, कंपनी अगर शो कॉज नहीं दे पाया विद इन द टाइम प्रेस्क्राइब्ड, सफिशिएंट प्रोविजन नहीं बना पाया अपने लाइबिलिटीज़ को रियलाइज़ करने का, या फिर डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटीज़ का प्रोविजन नहीं बना पाया, रियलाइजेशन ऑफ अमाउंट्स ड्यू जो आने वाले हैं उसका प्रोविजनिंग, एंड जो लाइबिलिटीज़ उसको पे ऑफ करना उसका प्रोविजनिंग नहीं कर पाया। ठीक है, एंड विद इन द टाइम प्रेस्क्राइब अपना शो कॉज नोटिस का रिप्लाई नहीं किया, तो रजिस्ट्रार पब्लिश कर देगा ऑफिशियल गैजेट में, एंड कंपनी को डिसॉल्व मान लिया जाएगा जिस डेट से ऑफिशियल गैजेट में ये अपना पब्लिश हुआ है। रजिस्ट्रार स्ट्राइक ऑफ कर देगा कंपनी का नाम। ठीक है, अब इसका स्ट्राइक ऑफ करने का, रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनी से क्या इफेक्ट होता है, एसेट्स जो है वो अभी भी बेच सकता है कंपनी, एंड उससे अपने लाइबिलिटीज़ को डिस्चार्ज कर सकता है, लाइबिलिटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह जो है, डायरेक्टर्स, मेंबर्स, क्रेडिटर्स, वो वैसे के वैसे ही कंटिन्यू रहेंगे, एंड ट्रिब्यूनल के पास अभी भी पावर रहेगा वाइंड अप ऑर्डर करने का। ये हुआ सेक्शन 248 सबसे पहला सेक्शन। सेकंड सेक्शन अब आता है अपना 249 रेस्ट्रिक्शंस ऑन मेकिंग एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 248। कौन से केस में कंपनी एप्लीकेशन नहीं कर सकती 248 में, कंपनी अगर पिछले 3 महीने में एप्लीकेशन डेट जो है जिस डेट में वो अप्लाई करना चाह रही है उस डेट के पिछले 3 महीने में नाम नहीं चेंज करनी चाहिए अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एक स्टेट से अदर स्टेट में नहीं जाना चाहिए, सेम स्टेट में कहीं हो सकता है बट रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट नहीं चेंज होना चाहिए, प्रॉपर्टी अपनी कोई कंपनी डिस्पोज नहीं करनी चाहिए, कंपनी वाइंडिंग अप में नहीं जानी चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ या अरेंजमेंट का एप्लीकेशन नहीं फाइल करना चाहिए कंपनी को जो कि अपना 230 to 32 में था, एंड एक्टिविटी कुछ अदर दैन 248(2) के लिए जो रिक्वायर्ड एक्टिविटी है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स की जो एक्टिविटी है या फिर नॉर्मल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, इनके अलावा कोई और अगर कंपनी एक्टिविटी में इन्वॉल्व थी तो कंपनी नहीं कर सकती अप्लाई। तो मतलब 5 ठोक अपना वो हो गया
छः तो क्राइटेरिया कंडीशंस हो गया। अगर पिछले 3 महीने में, 6 का 6 पिछले 3 महीने में कुछ भी अगर हुआ 6 में से, तो कंपनी अप्लाई नहीं कर सकती। पहला था नेम चेंज, फिर था रजिस्टर्ड ऑफिस का स्टेट चेंज, फिर था प्रॉपर्टी डिस्पोज किया है, फिर था वाउंड अप नहीं हुआ है, फिर था कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के लिए अप्लाई किया, एंड लास्ट 6th था अपना एक्सेप्ट 248(2) के लिए जो रिक्वायर्ड है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स में है, या फिर अफेयर्स ऑफ द कंपनी के लिए है, वो इनके अलावा कोई भी और एक्टिविटी कर रही है इन्वॉल्व है तो उसमें नहीं अप्लाई कर सकती है। अब अगर 248(2) का कॉन्ट्रावेंशन हुआ, ये सब में इन्वॉल्व, ये सब करती थी कंपनी, हुआ है कंपनी के साथ पिछले 3 महीनों में, फिर भी वो अप्लाई कर दी 248(1) के लिए, 248 के लिए, तो 249 का अगर कंप्लायंस नॉन कंप्लायंस हुआ तो उसके लिए कंपनी को क्या पेनल्टी लगेगा? कंपनी को 1 लाख का पेनल्टी लगेगा। एंड कंपनी को जैसी आरओसी के पास ये इन्फॉर्मेशन गया कि कंपनी ने कॉन्ट्रावेंशन किया, कंपनी अपनी एप्लीकेशन विदड्रॉ कर लेगी, एंड ऑन द अदर हैंड रजिस्ट्रार भी इसका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। अब आता है सेक्शन 250, इफेक्ट ऑफ द कंपनी नोटिफाइड एज डिसॉल्व्ड। तो कंपनी का जो कंपनी शैल सीज टू ऑपरेट एज अ कंपनी के जो अमाउंट्स, जो एसेट्स है उसका अमाउंट्स रियलाइजेशन पॉसिबल है। कंपनी की जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है डीम्ड कैंसल्ड मान लिया जाएगा, एंड डिस्चार्ज करना पड़ेगा कंपनी को लाइबिलिटीज़ के लिए वैसे का वैसे ही जैसे वो लायबल था अभी तक। अब आता है नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 251, फ्रॉडुलेंट एप्लीकेशन फॉर रिमूवल ऑफ नेम। अगर कोई ऐसा केस होता है जिसमें कि कंपनी का पर्पस ही है कि अपनी लाइबिलिटीज़ को इवेट करना, अपने क्रेडिटर्स को डिसीव करना या फिर डिफ्रॉड करना किसी अदर पर्सन को, इवेडिंग लाइबिलिटीज़, डिसीविंग क्रेडिटर्स एंड डिफ्रॉडिंग एनी अदर पर्सन, तब इन सब इंटेंशन के साथ वो 248 में अप्लाई किया है कंपनी, तो क्या होगा? लाइबिलिटी 251 का अट्रैक्ट हो जाएगा। इस लाइबिलिटी में क्या आता है? पर्सन जो मैनेजमेंट में है, इंचार्ज ऑफ मैनेजमेंट है, दे आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर एनी डैमेजेस कॉस्ट टू एनी पर्सन। 447 का क्राइम लग जाएगा उस मैनेजमेंट पे, 447, एंड प्रोसिक्यूशन भी उनके ऊपर स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब क्या हो रहा है? देखो, अगर वो लोग इवेडिंग लाइबिलिटीज़ के लिए क्या कर रहे हैं, वो लोग स्ट्राइक ऑफ नेम करवाना चाह रहे हैं, किस लिए? उनका पर्पस है इवेडिंग लाइबिलिटीज़, डिसीविंग क्रेडिटर्स और डिफ्रॉडिंग एनी पर्सन। तो उस केस में उनके ऊपर क्या क्या लग जाएगा? वो लोग जॉइंटली सेवरली लाइबल हो जाएंगे, जो मैनेजमेंट में इंचार्ज पर्सन है, 447 का क्राइम लग जाएगा उन पर, एंड प्रोसिक्यूशन भी स्टार्ट हो जाएगा। ये था 251, सेक्शन 251। अब आते हैं अपील टू द ट्रिब्यूनल, सेक्शन 252। अब क्या हो रहा है? अगर ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास कर दी, कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर दिया, अब कोई भी अग्रीव्ड पर्सन है तो वो अपील कर सकता है ट्रिब्यूनल को विद इन 3 ईयर्स। जिस डेट पे हुआ है वहाँ से 3 ईयर्स के अंदर तक वो बंदा, कोई भी बंदा जो भी अग्रीव्ड है, वो ट्रिब्यूनल को अपील कर सकता है। अब वो अपील में शो कॉज नोटिस देगा, शो कॉज नोटिस गिवन बाय द ट्रिब्यूनल टू ट्रिब्यूनल। अब अपील आया ट्रिब्यूनल के पास, ट्रिब्यूनल शो कॉज नोटिस देगी किसको? आरओसी को, कंपनी को, एंड सारी कंपनीज, सारे पर्सन जो भी कंसर्न है। एंड अगर ट्रिब्यूनल को के ओपिनियन में ऐसा लगा कि रिमूवल वॉज नॉट जस्टिफाइड एंड इट वॉज बेस्ड ऑन एब्सेंस ऑफ प्रॉपर ग्राउंड, तो फिर उस केस में वो क्या करेगा? रिस्टोर कर देगा कंपनी का नाम, वापस से रजिस्टर में लिख देगा। अब आता है क्या? ये तो था ट्रिब्यूनल को कोई पर्सन, अग्रीव्ड पर्सन अपील किया है। अब क्या होता है? ट्रिब्यूनल को अपील किया है, किसके ऑर्डर के अगेंस्ट? देखो, आरओसी ऑर्डर करता है और आरओसी गैजेट में छापता है और कंपनी का नाम हटता है। अब अपील किसको जाता है? ट्रिब्यूनल को जाता है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? आरओसी खुद एप्लीकेशन दे रहा है ट्रिब्यूनल को, अपने ही ऑर्डर के अगेंस्ट एप्लीकेशन दे रहा है ट्रिब्यूनल को, क्या करने के लिए? सीकिंग फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ द नेम। उसमें कंडीशन क्या होना चाहिए कि आरओसी इज सेटिस्फाइड कि कंपनी का नाम जो स्ट्राइक ऑफ हुआ था वो इनएडवर्टेंटली हुआ था, एंड इट वॉज बेस्ड ऑन इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड टू आरओसी। आरओसी को कुछ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिला था और इनएडवर्टेंटली वो स्ट्राइक ऑफ कर दिया था कंपनी का नाम, उसका ऑर्डर पास कर दिया था। तो उसके लिए वो आरओसी एप्लीकेशन सीक कर सकता है टू द ट्रिब्यूनल फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी विद इन 3 ईयर्स। अब ट्रिब्यूनल का कुछ भी ऑर्डर आता है वो कंपनी के पास जाएगा, कंपनी फिर वापस आरओसी को फाइल करेगी, एंड आरओसी 30 डेज़ के अंदर कंपनी को फाइल करना पड़ता है आरओसी को। आरओसी रिस्टोर कर देगी उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स कंपनीज के उसमें रजिस्टर में, एंड फिर कंपनी को फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दिया जाएगा। अब तीसरा रिस्टोरेशन के लिए एप्लीकेशन कौन कर सकता है? कंपनी खुद कर सकती है, या मेंबर कर सकता है कंपनी का, या क्रेडिटर, या फिर वर्कमैन। अब इनके पास रिस्टोरेशन के लिए एप्लीकेशन सीक करने का कितना टाइम पीरियड है? दे हैव गॉट 20 ईयर्स। 20 ईयर्स के अंदर वो लोग ट्रिब्यूनल को जाके अप्लाई कर सकते हैं फॉर रिस्टोरेशन ऑफ द नेम। अब ट्रिब्यूनल को अगर लगता है कि हाँ कंपनी कैरी ऑन कर रही थी अपने बिजनेस को, वॉज इन ऑपरेशन जब उसको स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया, एंड इट इज़ जस्ट एंड इक्विटेबल टू रिस्टोर द कंपनी बैक, तो अपना जैसा रिक्वायर्ड है ट्रिब्यूनल अपना ऑर्डर पास कर देगी, नेम ऑफ द कंपनी टू रिस्टोर द रजिस्टर, टू बी रिस्टोर्ड इन द रजिस्टर ऑफ कंपनीज, एंड सारे अदर डायरेक्शंस इन प्लेस पास कर देगी फॉर द पर्सन कंसर्न, जो जिस बिफोर स्ट्राइक ऑफ जहाँ पे था उसको वहीं पे अपॉइंट कर सकती है ट्रिब्यूनल।